गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम 22 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि डेली हमारी जो वीडियो डलती है तो वो डलते ही उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, 17वीं समानांतर रेखा किस दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए जो 17th पैरेलल लाइन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और ये वो लाइन है जो कि पाकिस्तान क्लेम करता है, जिसे पाकिस्तान है जो हमारा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में मानता है, जबकि इंडिया इसको लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के रूप में नहीं मानता है। अगर और ऑप्शंस की बात की जाए तो देखिए जो हमारा USA और जो कनाडा है उनके बीच में जो लाइन है वो हमारी 49th पैरेलल लाइन कहलाती है, जबकि इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है वो हमारी मैकमोहन लाइन कहलाती है, या फिर जिसे हम लोग LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी रूप में भी जानते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में देश के दूसरे अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग पोर्ट की स्थापना की जाएगी? तो अभी जिस राज्य के अंदर हमारा जो दूसरा अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग पोर्ट है उसकी स्थापना की जा रही है वो है हमारा डी, तमिलनाडु। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए अभी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसरो को अप्रूवल दे दिया है कि भी जो हमारा कंट्री का सेकंड स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग पोर्ट है वो स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के अंदर। अब ये सेकंड है तो हमारा बात आती है कि पहला कहाँ पे है। देखिए पहला हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर है, श्रीहरिकोटा के अंदर, जिसे हम लोग सतीश धवन स्पेस स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। अभी जो हमारा जो सेकंड स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग पोर्ट है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च करने के लिए मंजूरी दे दी गई है वो हमारा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम के अंदर है जो कि स्थापित किया जाएगा। इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 961 एकड़ ज़मीन है जो कि थुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ज़िले के अंदर है, जो कि दे दी गई है। अभी बात की जाए तो जो हमारा जो फर्स्ट लॉन्चिंग पैड है वो हमारा श्रीहरिकोटा के अंदर है, जिसे हम लोग सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना थी जो 1969 के अंदर हुई थी और 1971 के अंदर इसको ऑपरेशनल हुआ था, यानी कि पहली बार इसके द्वारा जो हमारा जो लॉन्चिंग पैड है इसमें 1971 में जो RH-125 रॉकेट था वो यहाँ से लॉन्च किया गया था। और फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की बात की जाए तो यहाँ से जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो हमारी अगस्त 1979 के अंदर लॉन्च की गई थी, जो कि रोहिणी 1A थी हमारी एक, उसको लॉन्च किया गया था यहाँ से। जो ये हमारा जो स्पेस स्टेशन था श्रीहरिकोटा के अंदर, सतीश धवन स्पेस सेंटर था, इसका 5 सितंबर 2002 को नाम बदल करके सतीश धवन स्पेस स्टेशन है जो कि रख दिया गया था, जो कि हमारे इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे, उनके नाम पर इसको रख दिया गया था। स्पेस जो हमारा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है इसकी अगर बात की जाए तो 2005 तक इसके अंदर जो हमारे 2 लॉन्च पैड हैं जो कि बना दिए गए थे। इसके अंदर सेकंड लॉन्च पैड था वो हमारा 2015 के अंदर, जिसकी लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया गया था। अभी यहाँ पर एक तीसरा लॉन्चिंग पैड है जो कि वो भी और भी बनाया जा रहा है। तो यानी अभी श्रीहरिकोटा के अंदर हमारे 3 लॉन्च पैड हैं जो कि हो जाएंगे। अभी बात की जाए तो जो हमारा सेकंड लॉन्च पैड था उससे काफ़ी मिशंस थे जो कि हमारे वहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जैसे कि जो हमारा 2008 के अंदर चंद्रयान 1 था लॉन्च किया गया था, मार्स ऑर्बिटर जो हमारा मंगलयान था मिशन
वो भी हमारा जो कि लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर, जिसके हम लोगों ने मार्स के ऊपर था मिशन भेजा था हम लोगों का। और अभी हम लोगों का पहला मैन्ड मिशन है जो कि हम लोग अंतरिक्ष के अंदर भेज रहे हैं, मानव को अंतरिक्ष के अंदर भेजेंगे, जो कि हमारा गगनयान मिशन के तहत हम लोग लॉन्च करेंगे इसको, जिसके अंदर हम लोगों का 3 या 4 जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको हम लोग स्पेस के अंदर भेजेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करेगी? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, तमिलनाडु के अंदर। तो अभी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने तमिलनाडु के अंदर न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर बात आती है कि न्यूट्रिनो क्या है। देखिए, न्यूट्रिनो होते हैं जो हम लोगों के एक सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के जैसे ही हो सकते हैं, एक तरह से आप इलेक्ट्रॉन ही मान सकते हैं इनको। बट क्या होता है कि न्यूट्रिनो के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जबकि हम लोगों का इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि इसके ऊपर हम लोगों का कोई भी चार्ज नहीं होता, ये चार्ज फ्री होते हैं हम लोगों के। और ये हमारा यूनिवर्स के अंदर, पूरी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सब्सटेंस है। इसमें अंदर क्या होता है कि ये हमारा, देखिए मोस्टली क्या होता है कि हम लोगों का जो एटम्स होता है या फिर नाभिकीय जो प्रक्रिया होती है हम लोगों की, जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की प्रक्रिया होती है वहाँ से हम लोगों का निकल करके आता है। जैसे कि हम लोगों का सन हो गया, सन है जो हमारा, वो हर पल हर सेकंड जो हमारा काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिनो है जो कि हम लोगों का एमिट करता है, रिलीज कर रहा है न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो देखिए रिलीज कर रहा है, ये रेडियो एक्टिविटी से निकलते हैं, बट ये हम लोगों के कोई भी हानिकारक नहीं होते, चाहे वो नेचुरली हो या फिर आर्टिफिशियल न्यूट्रिनोज हो। इनका हम लोगों के हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग डेली हम लोग शरीर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिनोज होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं, तो इससे हम लोगों को हेल्थ के ऊपर कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट इससे क्या होगा कि न्यूट्रिनोज की स्टडी से हम लोग जो अर्थ की जो हम लोगों की ऑब्जर्वेशंस है रिलेटेड, और इसके स्ट्रक्चर्स हैं जो अर्थ का, जो हम लोगों का कोर है इसका अर्थ का, उसके बारे में हम लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है इनकी स्टडी से मिल सकती है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के भी कैसे बना था, और भी जो भी हम लोगों की इंटरनल मैटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो हम लोगों को इससे मिल सकती है। अभी जो हम लोगों की जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जो कि हम लोगों की अर्थ के एटमॉस्फेयर को जो कि ऑब्जर्व करके हम लोगों को उसके बारे में बताएगी, जो कि हम लोगों का न्यूट्रिनो का हम लोगों का सबसे बड़ा सोर्स हमारा, अभी मैं बता ही चुका हूँ कि जो हम लोगों का सूर्य है वो है, या फिर हमारा अर्थ का सरफेस है। अभी जो ये जो हम लोगों की ऑब्जर्वेटरी, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी हमारी तमिलनाडु के थेनी जिला है, जो थेनी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो बॉडी वेस्ट हिल्स हैं वहाँ पर इनकी स्थापना की जाएगी। अगर बात की जाए तो और जो ऑब्जर्वेटरीज स्थापित की जाएंगी जो पहले से स्थापित है उनकी बात करूँ तो देखिए, ये जो जितनी भी ऑब्जर्वेटरी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैं उसके द्वारा स्थापित की जाएगी। तो अभी हम लोगों की कर्नाटका के अंदर 6 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि ऑलरेडी स्थापित की जा चुकी हैं, और उत्तराखंड के अंदर भी हम लोगों की जो 4 ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि हम लोग के एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ से रिलेटेड हैं जो कि स्थापित की जा चुकी हैं। और हम लोगों की जो मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं, वो भी हमारे काफ़ी स्टेट्स के अंदर हैं जो कि एस्टेब्लिश की जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं नीचे हर स्टेट के अंदर एक है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी के अंदर एक एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, सिक्किम, केरल। आपका बी आंसर सही हो जाएगा, केरल के अंदर। तो अभी गवर्नमेंट ने एक डाटा रिलीज किया था जिसके तहत
जो हम लोगों का केरला राज्य है वो हमारा जो कैरडमम यानी कि इलायची होती है उसके उत्पादन में सबसे ऊपर टॉप पोजीशन के ऊपर है। ये जो हमारा अभी गवर्नमेंट ने 17 18 और का डाटा है जो कि रिलीज़ किया गया। अभी जो 19-20 का देखिए जो लास्ट टेबल में डाटा दिया वो हमारा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी 19-20 का डाटा आया नहीं है, बट उसकी जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन होने के जो जितने भी हैं वो हम लोगों का वहाँ पर डाटा एक्सपेक्टेशन के थ्रू दिया गया है। ये जो आप ए वाले में लाइन में देख रहे हैं हम लोगों का एरिया है कि अभी किस स्टेट के अंदर कितना एरिया है जो कि अभी एग्रीकल्चर के अंदर लिया जा रहा है कार्डेमम के लिए, और बी हमारा प्रोडक्शन को दर्शा रहा है। तो आप देख सकते हैं 18-19 के अंदर भी जो 11.54 की जो प्रोडक्शन हुई थी केरला के अंदर, जबकि सेकंड जो हमारा टॉप था वो हमारा सिक्किम था 5.23 यानी लगभग आधा था इसका। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी केरला काफ़ी आगे है स्टेट से, हर स्टेट से। तो इसलिए हमारा केरला कोई चांसेस नहीं है कि भी और कोई आ जाएगा, केरला ही रहेगा हम लोगों का। फर्स्ट केरला है, सेकंड सिक्किम है, थर्ड हमारा पोजीशन के ऊपर नागालैंड, और फोर्थ पोजीशन पे हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश है। तो याद रखिएगा टॉप पोजीशन ही आप लोगों से मोस्टली जो है पूछेगा तो आपका केरला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जगदलपुर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो देखिए जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउस ने छत्तीसगढ़ के अंदर जो हमारे 3 हवाई अड्डे हैं उनको अपग्रेडेशन करने के लिए जो कि बजट लॉन्च किया है, जो कि जगदलपुर के लिए, अंबिकापुर के लिए और बिलासपुर के लिए, जो कि अभी 3 मेजर पोर्ट्स को इनको एयरपोर्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो हम लोगों की फाइनेंशियल एड है जो वो लॉन्च की गई है। इनके अंदर बात की जाए तो जो हमारा जगदलपारा है वो हम लोगों का काफ़ी फेमस जगह है। जगदलपारा को हम लोग बात की जाए तो जगदलपारा को हम लोग पैराडाइज लैंड या फिर एस्केपिस्ट ड्रीम लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगदलपारा के अंदर जो हम लोग के फेमस चित्रकूट फॉल्स हैं वो यहाँ पर जगदलपारा के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। जगदलपारा के अंदर जो चित्रकूट फॉल हैं जिनको हम लोग भारत का नाइग्रा फॉल्स के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे जगदलपारा के अंदर ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की बात की जाती है, यहाँ पर काफ़ी फेमस वाइल्ड लाइफ टेम्पल्स, केव्स, लेक्स, म्यूजियम और हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स भी हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करूँ तो जैसे कि कांगर घाटी नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क है जो कि हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये हम लोगों का एक काफ़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी इसको माना जाता है, और यहाँ पर टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो इसलिए इसको जो है हम लोगों उड़ान जो हम लोगों की परियोजना है उसके तहत इसको जो बड़े सिटीज़ हैं उनसे जो कि एयर जो हम लोगों का ट्रांसपोर्ट है उसके माध्यम से जोड़ा जा रहा था कि टूरिस्ट को बढ़ावा दे सके, और जिससे हम लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा और इनकम भी यहाँ के लोगों को देखने को अच्छी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है ओ स्मार्ट योजना भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा ओ स्मार्ट जो कि योजना भारतीय हम लोगों की लॉन्च की गई थी। तो देखिए जो हम लोगों की जो ओ स्मार्ट योजना है ये हम लोगों का इंडियन त्सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है, जिसे हम लोग ITEWC के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम लोगों का इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी इनकोइस INCOI जो कि हमारा हैदराबाद के अंदर है, जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करता है, उसके द्वारा इसकी स्थापना अंडर की गई थी। जो हम लोगों का इनकोइस जो कि INCOI है इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना अक्टूबर 2007 के अंदर की गई थी। जो ये हम लोगों का इंडियन त्सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है ITEWC बनाया गया है, ये हम लोगों का जो इंडियन ओशन के अंदर जो हम लोगों की सुनामी आती हैं तो इन सुनामीज़ को
बारे में हम लोगों को पहले ही वार्निंग दे देता, ताकि हम लोग जो है कोस्टल एरियाज़ को, वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू कर सकें, उनको हटा सकें, और जो हम लोगों की बचाव प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उनको हम लोग समय से उनके लिए प्रिपरेशन कर सकें और डैमेज कंट्रोल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान को कम करने की कोशिश कर सकें। तो हम लोगों का जो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, और ये लगभग जो हमारे इंडियन ओशन के जो 25 कंट्रीज़ हैं उनको अपनी सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड दे रहा है, अर्ली वार्निंग सिस्टम दे रहा है। जो हम लोगों की जो ओ स्मार्ट स्कीम लॉन्च की गई थी, इसकी फुल फॉर्म की बात की जाती हो जाएगी हमारी ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा शुरू की गई थी। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोगों के भी जो भी हम लोगों की अर्थ वॉर, इसके अंदर जो हम लोगों की सुनामी से रिलेटेड जो भी वार्निंग होती है वो देना हो गया। अच्छा, सी के अंदर जो हम लोगों का प्लास्टिक जा रहा है, जो भी उसके प्लास्टिक को लेवल को हम लोगों के डाटा, उससे रिलेटेड डाटा है जो कि हम लोगों को प्रोवाइड करता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम लोगों को जो कि एरिया वाइज है जो कि पॉलिसीज़ बनाने के अंदर भी काफ़ी हेल्प करता है। इसके अंदर जो हम लोगों का ओशन फोरकास्ट हो गए, और जो हम लोगों के ओशन के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, जो वेव्स वगैरह उठती हैं, हम लोगों की लहरें उठती हैं, उससे रिलेटेड भी, और जो हम लोगों का कोस्टल पोल्यूशन होता है उसके अंदर भी कम करने के लिए भी ये हम लोगों को काफ़ी जो कि हेल्प करता है। इसके अंदर हम लोग जो ये हम लोगों की जो मरीन बायो रिसोर्सेज हो गए और फ्रेश वाटर जनरेटिंग होगी, ओशन से एनर्जी जो हम लोगों की जनरेट करने के अंदर, या फिर कहूँ तो अंडर वाटर व्हीकल्स और टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए भी जो कि हमारा हेल्प करता है। तो काफ़ी इसके हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं, और इंडिया के साथ साथ ये बाकी के जो इंडियन ओशन के अंदर जितने भी कंट्रीज है उनको भी अपनी सेवाएं दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस राज्य में एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, गुजरात के अंदर। तो देखिए, अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लोकसभा के अंदर जो हम लोगों का राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल है वो 2020 है, वो लोकसभा के अंदर अभी इसको पास किया है। इसका जो बिल जो प्रोवाइड किया गया है, इसका जो उद्देश्य है वो हमारा गुजरात के अंदर जो एक तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है उसको स्थापित करना है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भी जो हम लोगों की डायनेमिक और हाई स्टैंडर्ड लर्निंग और रिसर्च है, जो कि हम लोगों की जो हम लोगों का रक्षा से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी हम लोगों की पॉलिसीज़ होगी उनके लिए हम लोगों को इम्प्रूव करने के लिए बेटर एक लर्निंग और रिसर्च का है जो कि हम लोगों का पैटर्न तैयार करना है, और एक बेटर जो हम लोगों का वर्किंग एनवायरनमेंट होता है डिफेंस के अंदर, उसको भी अंदर हम लोग एडवांस रिसर्च करना, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन रक्षा से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हम लोगों के, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनकी जो सर्विस के अंदर जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूवमेंट करना भी इसका एक मेन लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, 21 सितंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है जो हमारा प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो जो हम लोगों का इंटरनेशनल पीस डे है ये हम लोगों का 21 सितंबर को जो मनाया जाता है, हमारी जो यूनाइटेड नेशन यूएन है जनरल असेंबली उसके द्वारा इसको मनाया जाता है, और इसको डिक्लेयर किया जाता है। इस दिन 24 घंटे के लिए हम लोग नॉन वायलेशन और सीज फायर है जो कि हम लोग इसको मनाते हैं, यानी इस दिन कोई भी कंट्री आपस में बॉर्डर के ऊपर सीज फायर नहीं तोड़ता, और पूरी तरह से कम्प्लीटली नॉन वायलेंस अहिंसा के साथ और पूर्ण शांतिपूर्वक इस दिन को मनाया जाता है। इस बार की जो 2020 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस था, इसकी थीम थी, जो हम लोगों की विषय था वो था शेपिंग पीस टुगेदर, थीम के साथ इसको मनाया गया था।
इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की बात की जाए तो जो हमारी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको 1981 के अंदर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली थी जो, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और लगभग 20 वर्ष बाद 2001 को जो हमारी जनरल असेंबली थी उसने 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि नॉन वायलेंस एंड सीज फायर डे के रूप में मनाने का लक्ष्य इसका रखा गया था। और तब से इसको प्रत्येक वर्ष है जो कि मनाया जाता है, ताकि कंट्रीज़ के अंदर आपस में पीस है जो कि स्थापित की जा सके और जो हम लोगों के वॉर होते हैं उनको कम से कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पहले जीन आधारित कोविड-19 परीक्षण का नाम क्या है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, फेलूदा। तो अभी देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, उसका जो हम लोगों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विभाग है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारी ड्रग से रिलेटेड, जो मेडिसिन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स और उनके प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, उसने अभी एक हम लोगों का जो जीन बेस्ड कोविड-19 टेस्ट है जिसका फेलूडा नाम रखा गया है, उसे टेस्टिंग के लिए अप्रूव कर दिया गया है। तो ये हमारा एक पहला ऐसा कोविड-19 का टेस्ट है जो कि हम लोगों का जीन्स के ऊपर बेस्ड होगा। और ये जो हम लोगों का है, ये जो हम लोगों का CSIR है यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, और जो हम लोगों का इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है यानी IDBI है, उन्होंने जो हमारा टाटा ग्रुप है उसके साथ मिलकर के इसको डेवलप किया है। ये हम लोगों का इनके द्वारा दावा किया गया है कि जो हम लोगों का टेस्ट है फेलूदा टेस्ट, ये हम लोगों का 2 घंटे के अंदर ही जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर जांच करके बता देगा कि भी वो पॉजिटिव है या नहीं, उसको कोरोना है या नहीं है। अभी इसकी जो कॉस्ट रखी गई है वो लगभग 600 रुपये से कम की कॉस्ट रखने के लिए इसकी बात जो कि अभी कहा जा रहा है। देखते हैं इसके रिज़ल्ट क्या रहते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा जो है इनिशिएटिव, क्योंकि काफ़ी कम समय के अंदर, सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही जो कि ये अपना रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो अच्छा इनिशिएटिव, इससे हम लोगों की जो टेस्टिंग रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और इससे हम लोग जल्दी डिटेक्ट भी कर पाएंगे केसेस को। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका जो आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और हम लोगों का जो डेली सुबह का 7 बजे का सेशन होता है करंट अफेयर्स का, इसको ज़रूर देखें, जिससे कि आपके जितने भी करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनको आप आसानी से क्रैक कर पाए। और जो हम लोगों की सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, ये हम लोगों का जो सेशन होता है, ये जो हम लोगों का कंट्री से रिलेटेड हम लोगों का जो फैक्ट होते हैं और जो भी जनरल नॉलेज होती है उसको भी हम लोगों की इम्प्रूव करने के अंदर काफ़ी काम आता है। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।